तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो कि रो रहा होता है और येवा को देखकर पास्ट की मोमेंट को याद करता है जब उसका भाई मर चुका था। तो अपने भाई का डेड बॉडी लेकर जा रहा होता है ताकि वो उसे दफना सके। और जाते जाते सोचता है कि सुहा की मौत कैसे हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम जेल में था और भाग कर सुहा के पास आ रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बस मुझे इतना ही याद है कि मैं अपने छोटे भाई के ठंडे शरीर को गले लगाकर बहुत रो रहा था और किसी जानवर की भांति चीख रहा था। और मैं तब तक रोता गया जब तक मेरे आंसू सूख ना गए और मैं दोबारा रो ना सका। फिर वो अपने भाई को दफन करके येवा के फादर का बात याद करता है, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी इस बार जीना चाहती है। वो कभी भी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन और वो पहली बार जीने की इच्छा दिखाई और मेरे से मदद मांगी, तो मैं कैसे नहीं करता। फिर वो येवा का बात याद करता है जब येवा उससे कह रही होती है कि शियो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे कारण परेशान हो। अब ये बात याद करके शियो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि येवा सिर्फ नाटक कर रही थी मेरा केयर करने का और मेरे भाई को केयर करने का, और क्या ये हमारा यूज़ करने के लिए सिर्फ इतना नाटक कर रही थी। और ये सब बात वो अपने भाई को दफनाते दफनाते पास्ट में ही सोच रहा था। फिर सोचता है कि आखिर तुमने मेरा कब से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, आखिर कब से तुम मेरा और मेरे भाई का यूज़ कर रही थी। फिर सोचता है कि लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम स्टार्टिंग से तो हमारा मिसयूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता था कि हम कौन है और हमारी असली ताकत क्या है। पर आखिर तुम्हें ये बात कब पता चली कि हमारे अंदर का जो ताकत है वो कितना पावरफुल है। फिर वो पास्ट का एक मोमेंट याद करता है जिसमें येवा बोल रही होती है कि पिताजी ये आपको फ्यूचर में मार डालेगा, ये एक मॉन्स्टर है, इसे रूम से बाहर निकाल दीजिए और हमारे घर से भी। और ऐसे बोल के वो उसे कटोरा चलाकर मारती है। फिर शियो दूसरा मोमेंट याद करता है जिसमें येवा बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बुरा सपना देख रही थी ना, इसकी वजह से मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं रियल और सपने में अंतर नहीं कर पा रही थी और बेवजह तुम लोग पे गुस्सा निकाल रही थी। फिर वो एक और मोमेंट याद करता है जिसमें येवा रो रो के अपने फादर को बोलती है कि शियो कभी भी बुरा इंसान नहीं बनेगा, मैं उसे कभी भी बुरा नहीं बनने दूंगी, इसलिए पिताजी आपको मेरे पे भरोसा करना होगा। अगर आपको शियो पे भरोसा नहीं है तो प्लीज़ मेरे पे कीजिए। फिर शियो एक और मोमेंट याद करता है जिसमें येवा रो रो कर शियो को हक करी थी और बोलती है कि मुझे बहुत डर लगता है तुम लोगों को खोने से। फिर शिव एक और मोमेंट याद करता है जिसमें वो अपने भाई से पूछ रहा होता है कि क्या मिस ने तुम्हें बुलाया और लोमड़ी जनजाति के बारे में पूछा। तो सोआ बोलता है कि हाँ भाई, उन्होंने मेरे से शिकार के बारे में भी पूछा कि मैं शिकार क्यों कर रहा हूँ, और उन्होंने हमारे खून के बारे में भी पूछा। फिर वो एक और मोमेंट याद करता है जिसमें येवा बोलती है कि मार्केट में जो फॉक्स लोगों के बारे में अफवाह फैल रही है वो सिर्फ अफवाह नहीं है ना, बल्कि वो सच है ना, कि लोमड़ी लोगों का खून और लोमड़ी इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए शियो तुम अपनी प्रजाति की क्षमताओं और दुष्प्रभावों के बारे में अच्छे से बताओ और सच सच बताना। अब ये सब बात याद करके शियो हंसने लगता है और बोलता है कि अब मैं समझ गया, तुम धीरे धीरे हमारे बारे में पता लगा रही थी और हमारे से हमदर्दी का झूठा नाटक करी थी ताकि तुम हमारे बारे में सब सच जान लो और हमारा मिसयूज़ करो। और तुम्हें पता चल चुका था कि ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने का तरीका क्या है, इसलिए तुम अपने फादर के साथ मिलके ऐसा प्लान बनाई। वैसे तुम हम दोनों भाइयों के साथ कितने अच्छे से खेली हो ना, तुम्हें कितना मज़ा आया होगा हम लोग दोनों भाइयों को इस तरह से कठपुतली बनाकर नचाने में। लेकिन अगर तुम्हें कठपुतली बनाना ही था तो मुझे बना लेती, लेकिन तुम्हें सुहा को नहीं छूना चाहिए था। उसके बाद सोचता है कि येवा और उसके फादर, तुम दोनों ने मेरे से वादा किया था ना कि मेरे भाई की रक्षा करोगे, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरे भाई को मार दिए। उसके बाद सोचता कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता था, अपने आप को कुर्बान भी कर सकता था और तुम मुझे यूज़ भी कर सकती थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मानता था। लेकिन मेरे छोटे भाई, उसका क्या कसूर था, उसे तुमने क्यों मारा? और वो बच्चा तो इतना छोटा था कि उसे पता भी नहीं था कि जो उसके सामने है वो कितना क्रूएल है। बेचारा वो वेलकम करने के लिए दरवाज़ा खोला और जो मास्टर उसे अपने पास रखे थे वही उसे इतने भयानक तरीके से मार दिए और स्टार्टिंग से हमेशा बस झूठी हमदर्दी दिखाते रहे। अब ये सब सोच सोच के शियो पास्ट बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद सोचता है कि मुझे अब वो हर चीज़ से नफरत है जिसके कारण मेरे भाई की मौत हुई। जो लोग भी मेरे भाई की मौत में शामिल थे, मैं वो सबसे नफरत करता हूँ। फिर वो येवा के साथ पहली मीटिंग को याद करके सोचता है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था और ना ही कभी तुमसे मिलना चाहिए था। काश मैं ये मानव की दुनिया में कभी आया ही नहीं होता। काश ब्लैक फॉक्स वाले बगावत करके मेरे माता पिता को नहीं मारे होते तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। और ये सब सोच सोच के शियो गुस्से में बहुत रो रहा होता है और सोचता है कि इस जलते हुए क्रोध को शांत करने का अब दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं है और ये नफ़रत धीरे धीरे और बढ़ती ही जाएगी। और ये नफ़रत तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं हर एक इंसान से बदला ना ले लूँ जो मेरे भाई की मौत में शामिल थे।
और मैं तुम सभी को अपने भाई की मौत का सजा दूंगा और खून के आंसू रुलाने पे मजबूर कर दूंगा। और ऐसे सोचकर शियो अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारता है और मारने के बाद वो वापस से अपने व्हाइट फॉक्स के एरिया में चला जाता है, जहाँ 10 साल तक वो खुद को छुपाए रखता है और धीरे धीरे अपना पावर इंक्रीज करते जाता है और साथ में अपना एरिया भी डेवलप करते जाता है। और जो भी एरिया को ब्लैक फॉक्स वाले छीने थे वो धीरे धीरे एक एक एरिया पे अपना कब्जा जमाने लगता है। और इस तरह से वो अपने महल में 10 साल गुजार लेता है। और एक दिन वो बैठा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे उसकी मेड आती है जो बोलती है कि महाराज, येवा नाम की एक लड़की है जिस पे आपने नज़र रखने का आदेश दिया था, उसके लाइफ में कुछ हो रहा है। तो शियो बोलता है कि मैंने आपको सिर्फ उस पर नज़र रखने के लिए कहा है, लेकिन उसकी कोई भी रिपोर्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेड बोलती है कि लेकिन मास्टर, उस लेडी की शादी हो रही है। जिसको सुन के शियो पूरा चौंक जाता है और पूछता है कि क्या। उसके बाद शियो जल्दी से येवा की शादी में चला जाता है और सोचता है कि 10 साल तो मुझे भूल के अपना लाइफ बहुत इंजॉय की हो, लेकिन अब समय आ गया है तुमसे बदला लेने का और अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने का। और मैं इस ह्यूमन गाँव में फिर से कदम इसलिए रख रहा हूँ ताकि अपने फादर और अपने भाई का दिल, जो कि एक मोती है, मैं उसे वापस ले सकूं। फिर सोचता कि जैसे मैंने तुम्हारा नाम सुना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी फीलिंग्स वापस से बाहर आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि पहले वाला फीलिंग्स तो मैं भूल नहीं सकता, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत भी है और ये प्यार और नफ़रत के बीच में मैं अब सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत उलझन में हूँ। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ अपने बदले के बारे में ही सोचना चाहिए। फिर सोचता कि सबसे पहले मैं तुमसे बदला लूँगा, फिर ब्लैक फॉक्स से बदला लूँगा जो मेरे माता पिता को मार डाले हैं। फिर सोचता कि मुझे अपने फीलिंग से बाहर निकलकर आज तुमसे तो बदला लेना ही होगा, क्योंकि अगर मैं आज बदला नहीं ले पाया तो ज़िंदगी भर मुझे गिल्ट रहेगा। इसलिए इस बार मेरे दिल में जो फीलिंग्स है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं प्यार और नफ़रत का, उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। और इस तरह से वो अपने विचारों में उलझा हुआ था। तभी अचानक से उसका नज़र येवा पर पड़ता है, जिसका घूंघट अचानक से हट जाता है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। और येवा को देख के सोचता है कि मैं हमेशा इमेजिन करता था कि तुम कितनी बड़ी हुई होगी, यहाँ तक कि मैं अपने सपने में भी इमेजिन करता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बड़े होते देख चुका हूँ जो मैं हमेशा इमेजिन करता था। फिर सोचता कि तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। और यहाँ पे शियो उसे मारकर उसका मोती लेने आया होता है, लेकिन येवा को देख के उसके दिल में फिर से फीलिंग्स कहीं ना कहीं जग जाता है और उसे मारने के बारे में ख्याल त्याग देता है और सोचता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम बहुत ही सुंदर हो और प्यारी भी, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह, इनोसेंट, खूबसूरत, लेकिन एक अभिशाप की तरह। फिर वो लीजंग और येवा को करीब देखकर सोचता है कि मैं 10 साल तक भटकता रहा तुम्हारे कारण इधर उधर, वो भी अकेला, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफ़रत और प्यार है उससे मैं इन 10 साल में कितना मुश्किल से जूझा हूँ तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और तुम यहाँ पे सब कुछ भूल चुकी हो और उस इंसान से शादी करने जा रही हो जिसे तुम बचपन से पसंद करती हो। फिर सोचता कि तुम मेरे खून और सोहाग की मोती के कारण बच गई, लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज हो कि अपनी याद के कोने में भी हमारे लिए एक जगह नहीं छोड़ी हो। तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कभी तुम्हारे लिए कुछ थे ही नहीं। जिसको सोच सोच कर शियो को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए वो येवा को किडनैप करके अपने महल लेकर आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, क्योंकि वो प्यार और नफ़रत के बीच में जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वो ना ही येवा को मार सकता था और ना ही उसे जिंदा खुशी से रहने दे सकता था। इसलिए वो तीसरा रास्ता अपनाया जिससे येवा को कभी भी सुकून ना मिले। उसके बाद जब येवा को फूट फूट कर रोते देखा तो सोचा कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि तुम उस मॉन्स्टर की बाहों में हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करती हो, ना कि अपनी लवर की बाहों में, जिसके साथ तुम सुनहरा भविष्य का सपना देखी थी। जो सपना तुम्हारा इस तरह से टूटकर बिखर जाता है वो भी मेरे कारण। इसलिए मुझे अब उम्मीद है कि तुम मेरे से बहुत नफरत करोगी, इतना नफरत करोगी जिसको देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि तुम अपने फादर के दुश्मन के साथ इंटीमेट हो रही हो और रो रही हो। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस कीचड़ में फंस जाओगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही कभी भी तुम इस जगह से निकल पाओगी। और ये तो शियो की नफरत साइड थी, लेकिन जो उसका केयरिंग साइड था वो येवा को नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वो सोचता है कि मैं अपनी दूसरी फीलिंग्स को कभी भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद शियो याद करता है कि येवा किस तरह से उसके सामने अपनी जान दे दी थी, जिसको याद करके सोचता है कि तुम्हारा मृत्यु एक ऐसा हथियार है जिससे मैं बहुत डरता हूँ। मैं तब भी तुम्हें खोने से डरता था और अभी भी इसमें ज़रा भी चेंजेस नहीं आया है। और जब भी तुम मरने का ट्राई करती थी मैं अपना पूरा कोशिश करता था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, और तुम्हें बचाने में मैं इतना अंधा हो जाता था कि मैं अपना रियल उद्देश्य ही भूल जाता था।
और यहाँ पे उसका रियल उद्देश्य होता है उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना, लेकिन वो हमेशा बचाने में लग जाता था और उसे कभी भी टॉर्चर नहीं करता था। फिर वो दूसरा मोमेंट याद करके सोचता है कि भले ही तुम अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन तुम अच्छे से जानती थी कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करना है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके इसे बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।